नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा खमांगणी। मैं प्रीति सक्सेना एसकेडी यूनिवर्सिटी प्रेजेंट शख्सियत में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ आप सब जुड़ने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ क्योंकि मुझसे पहले शो को होस्ट कर रहे थे अमर चौधरी जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं। और मैं आज आपके साथ जुड़ी हूँ एंकर प्रीति सक्सेना। सो अभी कुछ लोग हमें धीरे धीरे ज्वाइन करने वाले हैं। और ये नितिन सुथार जी, शुभ सवेरा, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। संजय जी, संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दीपक बिश्नोई जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजय पाल सिंह जादौन जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। साथ के साथ एडवोकेट सुनील केदार जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनुराग छाबड़ा जी, गोदारा सोनिका, डॉक्टर विक्रम सिंह, अनुलक जी एंड दिव्या सुमंत, आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब ने इतना, जैसे ही हम जुड़े हैं, आपने ये जो मुझे गुड मॉर्निंग वाली एनर्जी दी है ना, सच में इससे मेरी मॉर्निंग और भी एनर्जी वाली होने वाली है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप सब ने इतना अच्छा मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। सो फाइनली आज, जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारे बीच में हमारे राजस्थान का नाम रोशन करने वाली एक शख्सियत रूबरू होने वाली है, जिनके बारे में आप देख भी सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। उनके बारे में थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। एसकेडी यूनिवर्सिटी आपके लिए इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम लेकर के आई है, जिसे कि आप एवरीडे एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें आप नई नई शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुखमंदर जी, काव्या जी, कुलदीप भाटी जी, गुड मॉर्निंग, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। विशाल जी, विशाल जी का भी स्वागत। जय हिंद। पंकज उपाल जी, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर राजेंद्र डूडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ब्रजमोहन जोशी जी, सरजीत सिंह जी, आपका भी स्वागत। एडवोकेट सुनील जी, अलबादी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विजय कटारिया जी, स्टार्टिंग के 1 मिनट में सभी के नाम बोलने वाली हूँ, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेंद्र एंड अरुण मुंजल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो जेपी जी, आपका भी स्वागत है। सो सब लोग तैयार हैं यहाँ पे हमारे राजस्थान के हास्य सम्राट को सुनने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे मालूम है सभी लोग इंतजार में हैं। पंकज जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पंकज उपाल जी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सुखमिंदर धलीवाल जी एंड दीनू जी, आपका भी स्वागत है। सिंगर सुखराज जी भी का भी स्वागत है साथ ही साथ। और हमारे साथ जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। आई होप लॉकडाउन के इस पीरियड में आप लोग सब घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। राधेश्याम गुप्ता जी, गोदारा जी सॉरी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो युवी जी, आपका भी स्वागत है, नमस्कार। तो आप सब ये कार्यक्रम पिछले कई दिनों से एंजॉय कर रहे हैं, और सभी बहुत अच्छे से अपना प्यार दे रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारी मुलाकात आज पहली बार हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जब भी जुड़े, थोड़े दिन आप अपना परिचय की एक लाइन मुझे लिख के दे दें, ताकि हम और आप अच्छे दोस्त बन सकें, एक दूसरे के बारे में जान सकें। मैं हूँ एंकर प्रीति सक्सेना, आपके आज के इस कार्यक्रम की होस्ट, जिसमें कि हम मिलने वाले हैं हमारे राजस्थान के जाने माने वो हास्य कलाकार, जिन्होंने की पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कहते हैं ना, लोग पहचान बनाने के लिए बॉलीवुड जाते हैं, और हमारी आज की शख्सियत तो बॉलीवुड को ही अपने गांव में ले आए हैं। ऐसी ही कुछ खास बातें हम सब उनके बारे में आप सभी के बीच में करने वाले हैं। और गोविंद शर्मा जी, चंदर जी एंड ओम प्रकाश वर्मा जी, साहिल नाथ, गुड मॉर्निंग। चांद बता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी शख्सियत आपसे रूबरू होने वाली हैं। उनके बारे में, जी हाँ, मुरारी जी की ही बात कर रही हूँ मैं। मुरारी जी डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं, फेमस कॉमेडियन हैं, यूट्यूबर हैं, और उनके बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। प्रेम जी, राम राम सा। कुमार कोबे जी, चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स में सभी के नाम जल्दी 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 पढ़ देती हूँ जो मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। भूप जी एंड सुरेंद्र जी, सुचित जी, प्रेम कुमार जी, मनसुख जी, सुरेंद्र के जी एंड जेपी जी, ओम प्रकाश जी, मुकेश कुमार जी, एमडी जी, एमडी इलियास जी,
साथ के साथ कुलवंत सिंह जी, प्रेम कुमार परिहार जी, फोटोग्राफर जी, प्रेम कुमार फोटोग्राफर, अरे वाह क्या बात है, आपको फोटोग्राफी का काम है। काव्या भार्गव जी, बीए फर्स्ट ईयर, ओके। एंड परगसन, आप बीए फर्स्ट ईयर के, बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। राज एंड अनवर खान, भूप सिंह जी, गुड मॉर्निंग। मनीष जी एंड विनोद बिश्नोई जी, थैंक यू सो मच। नितिन छाबरा जी, भगवान दास जी, सुरेंद्र के सोनी जी, सुशील वर्मा जी, बबलू भाटी जी, किरण आशीष अरोरा, एडवोकेट सुनील जी, कटार जी, हिंदू सेव संख्या, ओके, आपका संघ है। और ओम प्रकाश जी और सिंगर सुखराज जी भी हमें देख रहे हैं। चौधरी सतपाल जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। सो फाइनली मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने आज की हमारी शख्सियत को आप सभी से रूबरू कराएं। इन दो पंक्तियों के साथ उनके लिए मैं आज की शुरुआत करूंगी कि गोगा सर का ये लाल, कि गोगा सर का ये लाल जिसने हास्य कला में किया है कमाल, वही तो है हमारे राजस्थान का मुरारी लाल। जी हाँ, इन शब्दों के साथ में उनका स्वागत आप सभी के बीच में करना चाहूंगी। और बहुत सारे लोग हमें जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप सभी के नाम जो जो मुझे दिखाई देते जा रहे हैं, मैं जुड़ती जाऊंगी। मुरारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और सभी की शुभकामनाएं गुड मॉर्निंग के साथ आपके पास पहुंची है, तो आपका एक बार स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद एसकेडी यूनिवर्सिटी का और आप सभी का, और दर्शकों आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत प्यार, प्रणाम, आशीर्वाद यथा योग्य, जिसको जैसा उचित लगे कृपया ले लीजिए। कई मेरे से बड़े, कई छोटे हैं, तो यथा योग्य चुन लीजिए। और आप सब कैसे हो? मजे में हो? तो इनको भी लगा कि मैं कोई शख्सियत हूँ, इनको बहम हो गया, तो मैं सोचा चलो जब बहम हो ही गया तो आ ही जाते हैं हम भी। तो बहुत बहुत क्या बात धन्यवाद, आपने मुझे एक शख्सियत समझा। सर, ये बड़े लोगों की पहचान होती है कि एक खास शख्सियत होने के बाद अपने आप को एक आम इंसान बताते हैं। क्या बात है सर। सर, आज आपकी मुरारी की कॉकटेल ने इतना धमाल मचाया है कि आज लॉकडाउन के पीरियड में, अभी तो थोड़ी थोड़ी छूट मिल गई है, लेकिन जब नहीं थी तो दो पंक्तियां आपके लिए, और उससे हम आपके साथ आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि बहुत महंगी हुई शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो, और आपकी कॉकटेल में तो इंसान कभी भी झूम सकता है। बिल्कुल। और यूट्यूब पे तो धूम मचा के रखी हुई है। तो सर बहुत हमारे, महंगी, हाँ जी बड़ी सर। महंगी हुई शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो, लेकिन मेरी शराब ऐसी है कि आप जी भर के पिया करो और हमेशा मुस्कुराया करो, हंसते रहा बिल्कुल करो। बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कार्यक्रम है शख्सियत, और जी शख्सियत यूं ही नहीं बनती कि उजाले सभी देखते हैं, अंधेरे की राहों में चलना कितना कठिन है, ये मुश्किलें कुछ ही लोग जाना करते हैं, जो अपना मुकाम अपने दम पे पाया करते हैं, वही इसकी सच्ची कीमत जाना करते हैं। तो बिल्कुल, ये बहुत पंक्तियां बिल्कुल आप पे जाती हैं। तो शत आपके बचपन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान सीधे बड़ा नहीं होता। बचपन के पहले पायदान से शुरुआत करते हैं हम आपके बीच में। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि आपके बचपन, आपने जन्म लिया, आप इस धरती पे आए, मुस्कुराए, उसके बाद जहां तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि बचपन से ही आपका जो व्यवहार है वो हंसमुख रहा है, और आप अपने इस हंसने हंसाने के व्यवहार के लिए अपने आसपास के लोगों को भी बहुत खुश रखा करते थे। आप जहां तक स्कूल गए वहां तक भी आप लोगों को बहुत खुश रखा करते थे। तो आपका बचपन का सफर कैसा रहा, वो आप एक बार हमें बताएं। वो राजस्थानी में एक कहावत है कि पूत का पग पालने छाना गोरे ने, मतलब जो बच्चा आगे जाके कैसा होगा वो पलने में उसके पाँव पाँव दे के पता चल जाता है कि ये बच्चा क्या बनने वाला है। तो बचपन से ही कॉमेडी स्वभाव ही था, क्योंकि हंसने के लिए और कुछ के लिए कोई सोर्स ही नहीं था, तो हंसी मजाक से गुजारा करना था। जी क्लास 4 तक राजस्थान के गोगासर गांव में ही पढ़ाई की मैंने। तो मैंने स्कूल से ही स्टेज पर प्रोग्राम करना, कॉमेडी करना शुरू कर दिया था। और जितनी फोकट की जो कलाएं मैं सीख सकता था, जिनको बिना पैसे लगाए, वो सारी मैंने सीख ली। फोकट की कलाओं में जैसे गाना गाना, डांस करने का भी शौक था, और खेल कूद का भी शौक था।
बाद में बांसुरी मिला करती थी 10 पैसे की, वो बांसुरी ली, बांसुरी बजाना सीखा। और जागरण कीर्तन में जाके वो हारमोनियम बजाना सीखा, ढोलक थोड़ा बहुत बजाना सीखा, माउथ हारमोनियम बजाना सीखा। मतलब सब कलाओं में पारंगत होना चाहता था। वो कलाएं जो मेरे पहुंच के अंदर थी, जिन पर कोई चार्ज नहीं था। 45 साल तक यही करता गया। लास्ट में जो सफलता मिली वो कॉमेडी में मिली। तो जी जी। बचपन में कोई भी, मतलब जब क्रिकेट खेलने जाते हैं बच्चे लोग, सब हम लोग जाते थे, तो मेरे को एक ही शर्त पे ले जाते थे कि मुरारी तुम वहां पर बोलोगे नहीं। अब अभी जिस बंदे ने ये बात कही थी कि भाई मुरारी को तभी ले जाएंगे जब ये वहां पर जाके बोलेगा नहीं, सबको हंसाएगा नहीं, क्रिकेट का सत्यानाश करता है, वो बंदा अभी पुलिस में सीआई है, उसकी ड्यूटी भी बीकानेर है। तो उससे बात होती है तो बोलता है यार तू तो पहले से ही बहुत अच्छा था। तो ऐसा नेचर था हंसने हंसाने का। मास्टर जब खड़ा करता था पनिशमेंट के लिए, तो वो देख के पहले हंसता था, बोलता यार इसको मारूं हंसू क्या करूं, फिर बोलता चल एक जोक सुना दे, तेरी सजा यही है। तो ये माहौल आसपास रहता था। बहुत ही अच्छी बात है कि बचपन से ही कहीं ना कहीं आपको इसके फायदे भी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर आपके बारे में मैंने पढ़ा है कि आप किन्हीं परिस्थितियों के कारण आप ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। तो ऐसा होता है कि जब कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि गरीबी परिवेश या मुश्किलों का सफर होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। और बिल्कुल। आपने जब गांव से बाहर जाने के बारे में सोचा, उसके बाद मैंने एक स्टोरी आपकी दादी जी से जुड़ी भी भी पढ़ी थी कि आप वक्त पे नहीं पहुंच पाए थे, वो कहती थी कि मुरारी को बुलाओ। तो इसमें आपके हाँ। परिवार परिवार तो हमेशा हर मुश्किल घड़ी में खास होता है, लेकिन रिश्तेदारों का आपके साथ कैसा व्यवहार रहा? क्योंकि कहते हैं ना जो सबसे करीबी होते हैं वही नजदीक रहते हैं, और कई बार तो वक्त के आगे वो भी साथ छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल, जो मैं आपसे रिश्तेदार वही हैं, जानना चाहूंगी। कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने मौके का फायदा उठाने में बिल्कुल ही चूक नहीं की। एक वाकया है मेरी छोटी बहन की शादी का। मेरे से छोटी बहन थी, रिश्ता कर दिया गया, सब कुछ फाइनल हो गया। अभी छोटी बहन की शादी करने के लिए घर में पैसों का जुगाड़ नहीं है। अब पैसों का जुगाड़ नहीं है, जो बड़ी बहन थी उसको जो पता चला कि ये स्थिति है, तो घर में कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ गहने जेवर पड़े हों जिन्हों गिरवी रख के पैसों का इंतजाम किया जाए, वो भी नहीं था। तो बड़ी बहन ने अपने गहने गिरवी रख के और पैसों का अरेंजमेंट हाथों हाथ किया। और जो गहने गिरवी रखे, जिसने बीच में दलाली की, मध्यस्थता की, वो हमारे रिलेटिव है। वो रतनगढ़ पास में शहर है, वहां के हैं। उन्होंने मध्यस्थता की और वो गहने गिरवी रखे और आधे पैसे दिलवाए, और बाद में वो पूरे के पूरे गहने ही खा गया। आज तक वो गहने वापस नहीं आए। तो कई ऐसे रिश्तेदार भी हैं जो स्थिति को भुनाने में बिल्कुल ही नहीं चुके। और बहुत सारे ऐसे भी हैं कई जो जिन्होंने मुझे सहयोग भी किया। और बहुत से ऐसे भी हैं, जब ऐसी परिस्थिति थी तो मैं चाहता था कहीं पर नौकरी करूं, तो मैं गया हनुमानगढ़ साइड। उस समय मेरी उम्र थी लगभग 20-21 साल। वहां पर गया तो मुझे नौकरी दिलाने के लिए जो मेरे रिलेशन में थे, जी। उन्होंने मुझे होटल पे नौकरी दिलाई, कप धोने की, गिलास धोने की, चाय बनाता, गिलास धोता, चाय देता लोगों को। और उस तब समय हास्य कलाकार तो अपने आप पे ही सोचता होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर भी मैं दुखी नहीं होता था। मैं यही सोचता था कि ये काम करने वाले भी इंसान हैं, वो भी ये काम करते हैं। दुख और सुख तो मन को मानने की बात है। अगर आप फील कर लो कि बहुत दुखी हो तो दुखी हो, अगर फील कर लो कप कप धोया अपना काम हो गया, बहुत सुखी है, सुखी हूं। लेकिन उन लोगों के प्रति जिनकी ये सोच थी कि इनको ऊपर नहीं बढ़ने देना है, आगे नहीं आने देना है, उनके मुंह पर करारा तमाचा मारना ही जीवन की सफलता, आपका जीवन तभी सफल हो पाता है। जी तो ये बिल्कुल। चीज मैंने ठान के रखी थी। और मुझे ये नहीं लगता था कि मैं इतना दुख पा रहा हूं, मुझे ये लगता था कि मैं कितना भी दुख पाऊं एक दिन मैं बनूंगा। और पता नहीं क्यों मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कवि बनूंगा।
मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं हास्य कलाकार बनूंगा या कोई एक्टर बनूंगा। मतलब जब बचपन में जब मैंने होश संभाला, तभी मैं ऐसा सोचता था कि मैं बहुत बड़ा कवि बनूंगा। मैं हम्म। चलता था तो ऐसे चलता था, मेरे को लगता था मैं बहुत बड़ा कवि हूँ और सब लोग हैं जो मेरे को जानते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल यहाँ पे साकार होती है कि लाल के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो झलक आप में बचपन से ही दिखती थी। अब बात करते हैं थोड़ी अलग से सफ़र की कि आप जब बाहर गए, आपने महज़ ₹700 की तनख्वाह पर अपने जीवन की आजीविका की शुरुआत की और उस बिल्कुल। समय आपके जीवन में एक बहुत ही ख़ास मोड़ आया कि आपको एक ऑफ़र आपके मित्र के द्वारा दिया गया कि मुरारी एक कहानी लिखनी है और वो कहानी जो आपने लिखने से मना कर दिया था, उसे 5 पुरस्कार मिले और आपको बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड भी मिला, मेरो बदलो जी। जिसका नाम है। उस कहानी के बारे में और उस वाकया के बारे में थोड़ा-सा हमें अवगत कराएँ और सभी लोगों के आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हम मुरारी जी जी, के जी। बहुत बड़े फैन हैं, हम उन्हें यूट्यूब पे सुनते हैं। तो अब आप हमें उसके बारे में बताइए कि कैसे वो कहानी आपके जीवन में जुड़ी और उसने आपके जीवन को कैसे बदला? ये बात 2013-14 की है, जिसमें मैं सब जगह कलाकारी करके थक गया था, पूरी तरह से थक गया। मतलब हो गई कलाकारी बहुत सारी, अभी बस काम करो, अपना बिजनेस करो। मेरे जो छोटे जीजाजी हैं, उनसे मैंने 3 लाख रुपए कर्ज लिए, अपना काम शुरू किया मैंगलोर, कर्नाटका में। सब कुछ ठीक था, काम भी शुरू कर दिया था। महेंद्र जी गौड़, जो कि आसाम में मेरे से मिले थे, जिन्होंने मेरो बदलो फिल्म के लिए सब कुछ हाथ पांव मारे थे, उनका फोन मेरे पास आया। आने के बाद वो बोले कि मुरारी, हम फिल्म बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ये थीम है और आप इन पर स्टोरी लिखो। उन्होंने बताया कि ये थीम है, बदले की कहानी है और हीरो जो है वो बदला लेता है। अभी उसके अंदर क्या करना है, कैसे बदला लेगा, किससे बदला लेगा, वो आप कहानी लिखो। तो मैं बोला महेंद्र जी, पहली बार तो मैंने कभी इतनी बड़ी फिल्म कभी लिखी नहीं, कहानी लिखी नहीं। आप कविता बोलो, मैं 2 मिनट में लिखूंगा। तो उनको मेरे पर पूरा विश्वास था। बोला नहीं भैया, आप कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है, आप कर सकते हो, आप सिर्फ लिखो। तो मैं बोला जी, महेंद्र जी, अभी तो नौकरी छोड़ छाड़ के अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और टाइम भी नहीं मिलता। बोला जब भी आपको टाइम मिलता है तभी लिखने बैठ जाओ। अपने को कोई जल्दी नहीं है कि आप आज लिखो कल स्टोरी बनाएंगे। आप 1 साल लो, 1.5 साल लो, 2 साल लो, आप लिखो। मतलब विश्वास था आप पे पूरी तरह से उनको। पूरी तरह से विश्वास था। तब मैंने लिखना शुरू किया और लिखते लिखते मतलब वो कहानी इतनी अच्छी लिखी गई, डायलॉग वगैरह इतने धांसू डायलॉग थे। उसमें एक डायलॉग था, जब हीरो बोलता है कि अ, जब वो मुक्का मारता है तो बोलता है, मेरे गदीड़ से ज्यादा लठीड़ हुआ है। मतलब मुक्के मारने से ज्यादा आवाज ज्यादा होती है, वाह! गदीड़ ज्यादा मेरा लठीड़ हुआ है। तो ये जी, इस तरह के डायलॉग और बहुत ही शानदार शानदार डायलॉग अपने आप ही लिखे गए। मैं नहीं, आप भी ट्राई कर लो, या कोई भी, जितने भी लोग बैठ रहे हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं, शमीर जी सेमी है, मिलास जी हैं, एम डी इलियास हैं, चौधरी जी सोनू हैं, सुची डेलू हैं, देवकर्ण जी शिला हैं, आप जितने भी यहाँ पर बैठे हो, आप कभी भी लिखो तो अपने आप, मतलब माता सरस्वती की कृपा होती है, अपने आप आपका पेन चलता चला जाता है। आप ऐसी चीज लिख जाते हैं कि खुद को यकीन नहीं होता। बीच में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जी, जो बच्चा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने बहुत बार इसका ऐड भी दिया है। ये बच्चा आपको कहीं भी मिले तो कृपया इसका एड्रेस बताएं और इसके माता पिता को सूचित करें। ये सुरेंद्र जी बिश्नोई है, रावत सर की उनका बच्चा है। तो लिखने के टाइम में ये होता है, आप भी लिखोगे तो आपके भी, आप तो खैर एंकर हो, आप तो होस्ट कर रहे हो, आप तो जानते ही हो। लेकिन जो लोग ये नहीं जानते कि हम क्या लिखे, कोई भी लिखना शुरू करो, चाहे उसको सिर्फ लिखना आता है ना, लिखना शुरू करो, अपने आप कलम चलती चली जाएगी, एक अच्छी चीज बन जाएगी। तो यही मेरे साथ हुआ। मैंने महेंद्र जी को स्टोरी दी, देने के बाद वो बोले बड़ी जोरदार स्टोरी है, बड़ी खतरनाक लिखी है भैया, आप बोलते हो लिखना नहीं आता, आपने तो सबको फेल कर दिया। तो मैं बोला यार ऐसी है, बोला बहुत बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया है, इसमें हम 2015 में फिल्म बनानी शुरू करेंगे। तो मैं बोला ये तो अच्छी बात है। फिर 2015 में उसको फिल्म को बनाया हमने, सरदार शहर में शूटिंग की। शूटिंग के दौरान गोगा सर की शूटिंग की, तो जी, मैंने भी किरदार भी निभाया।
वो फिल्म राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में संजना शर्मा का RFF है, उसमें 5 अवार्ड मिले उसको। बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का मिला, बेस्ट एक्शन मूवी का मिला, बेस्ट स्क्रीन प्ले का मुझे मिला, बेस्ट स्टोरी राइटिंग का मुझे मिला, और बेस्ट एक्टर का महेंद्र गौड़ को मिला। ऐसे करके 5 अवार्ड उस फिल्म ने कलेक्ट किए। बिल्कुल। और अभी जो स्क्रीन पर आपको सूचना दिखाई जा रही थी गुमशुदा के बारे में, तो आपको बताना चाहूंगी कि ये अभिषेक है और जो कि सुरेंद्र बिश्नोई जी के छोटे पुत्र हैं, और इनकी सूचना देने वाले को 21,000 रुपए का इनाम मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इनकी सहायता कीजिए, क्योंकि जब परिवार का कोई बच्चा या कोई व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसकी पीड़ा असहनीय हो जाती है। इनकी उम्र है 14 वर्ष, रंग है गोरा, और ये पता है इनका वार्ड नंबर 24 रावत सर, और ये 28 अप्रैल 2019 से लापता हैं। इनके पास एक रेंजर साइकिल है। नीचे दिए गए नंबर पे आप इनकी सूचना दे सकते हैं 9928457560 6377499090। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी इनके बारे में कुछ पता चले तो कृपया आप जरूर बताएं। ये आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। अभिषेक जो कि लापता है, पुत्र सुरेंद्र बिश्नोई जी के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो वापस से जुड़ते हैं हम मुरारी जी से, जो हमारी वार्ता उनसे कंटिन्यू अभी चल रही थी आप सभी के बीच में। तो मुरारी जी, आपके सफर की शुरुआत हुई, अवार्ड मिले, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी पिया करो मस्ती की जो कॉकटेल है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? इसमें भी बहुत सारी बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। जी जब हमने फिल्म बनाई, अवार्ड मिले, सब कुछ हुआ, जी। लेकिन अवार्डों से पेट नहीं भरता हाँ बिल्कुल और सर। अवार्डों से घर नहीं चलता। हम्म। घर चलता है अगर आपकी फिल्म सक्सेस हुई, उससे आपको आमदनी हुई, 2 पैसे मिले और आपका काम कंटिन्यू चलता रहे, लेकिन वो चीज हुई नहीं। तब थोड़े निराश हो गए, हताश हो गए। तब मैंने ये सोचा कि मैं आज उम्र के उस पड़ाव में हूं जहां पर रिटायरमेंट की ओर अग्रसर हो रहा हूं, और दिन प्रतिदिन मैं और वृद्धावस्था में जाऊंगा। अभी उम्र इतनी है कि मैं बॉम्बे जाके एक बार स्ट्रगल करके देख सकता हूँ कि अगर मेरे अंदर कुछ खासियत है या कहीं कुछ मौका या चांस मिल जाए तो मैं कुछ बन सकता हूँ। जी ये सोच के मैं मुंबई गया कि कल को मैं मरने वाला खाट पर पड़ा रहूं, बूढ़ा पड़ा हूं, सोचूं अरे बम्बई जाके नहीं आया, अगर बम्बई जाता ना तो मैं बन सकता था हीरो। तो ये अपने अंदर रहने देना नहीं चाहता था, इसलिए मैं सोचा एक बार जी। बम्बई जाके आऊंगा। तब मैं बम्बई गया और घर वालों से जबरदस्ती गया, क्योंकि घर में तो ऐसी क्राइसिस थी, कभी उठने का मौका ही नहीं मिला। जब से पैदा हुआ ना तब से सर उठाने का मौका ही नहीं मिला। तो वहां पर स्ट्रगल किया, नौकरी की। पहले वसई में एक मेडिसिन की दुकान थी, वहां पर लेबर का काम किया। हालांकि मेरे को अकाउंट्स आता था पूरा, खाता पत्रिका सब काम कंप्यूटर में आता था, मैनुअल आता था, सारा काम मैं सीखा। मैं उनको ये बोला कि मेरे को ऐसी नौकरी दीजिए कि मैं जब चाहूं तब ऑडिशन के लिए कहीं भी जा सकूं, मेरा कोई पूछे नहीं कि ये कहाँ गया था। तो वो बोले भाई ऐसा काम तो लेबर का ही काम है, आप मजदूरी करो, मजदूर के कैटेगरी में आओ, वहां पर काम करो, और वहां पर जब आप रहोगे तो कोई पूछेगा नहीं, आपके दिन के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। मैंने वो किया। 3 दिन नौकरी करता, 2 दिन जाके ऑडिशन देता, ऐसे करते करते कुछ दिन वहां पर टाइम पास किया, क्योंकि साथ में खर्चे के लिए पैसे चाहिए, इसलिए नौकरी भी करनी पड़ी। वहां से फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो वसई कहाँ, गोरेगांव, अंधेरी जाना भीड़ के अंदर पॉसिबल नहीं होता था। मैं सोचा यहाँ से अपनी नौकरी छोड़ते हैं और कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। तब मैंने नौकरी खोजनी शुरू की वहीं आसपास में। तब मुझे एक चौकीदार की नौकरी मिली, नाइट शिफ्ट करने का काम था। बोला आपको नाइट शिफ्ट करनी है, मैं नाइट शिफ्ट करूंगा और दिन में मैं ऑडिशन के लिए जाऊंगा। तो वहां पर जो चौकीदारों की अवस्था है वो इतनी, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स की जो इतनी दयनीय है, जगह जगह पर्चे लगे रहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड चाहिए और तनख्वाह 15,000 से 25,000 तक, रहने के लिए जगह, खाना पीना। तो मैं सोचा ये काम अच्छा है, मैं वहां पर गया। उन लोगों ने बोला हाँ नौकरी है, आप आ जाओ, रात का ड्यूटी है,
कल से शुरू हो जाओ, 1 महीने रहो आप। तो मैं बोला ठीक है। मैंने ज्वाइन किया, रात भर मैं बैठा रहा, गाड़ियां आती मैं दरवाजा खोलता गया, गाड़ियां जाती दरवाजा बंद करता गया, सलाम नमस्ते किया। सुबह जैसे ही हुई तो मैं सोचा अभी छुट्टी मिलेगी, अभी जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और बाद में ऑडिशन के लिए जाएंगे। तो सिक्योरिटी एजेंसी का सुपरवाइजर आया, बोला सर ऐसा है हमारे यहाँ अभी कोई स्टाफ नहीं है, दिन की भी आपको करनी पड़ेगी। तो मैं डबल सोचा ड्यूटी। चलो, हाँ मैं सोचा चलो आज की बात है कर लेते हैं। तो मैंने दिन की भी ड्यूटी की, फिर शाम को सोचा अभी जाएंगे, आज रात की छुट्टी करेंगे। तो फिर आया सुपरवाइजर, बोला रात की तो आपको ही करनी है, रात की तो आप ही करनी है, आपकी है रात की तो, आज दिन का जो किया है कल सुबह आपको छुट्टी मिलेगी। मैं वाह। बोला यार ये क्या बात हुई। बोला नहीं आज एडजस्ट कर लो। मैं बोला ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं, रात में थोड़ी बहुत नींद आएगी तो कहीं सो जाएंगे। ऐसा उन्होंने बोल दिया था कि कहीं मौका मिले थोड़ी आप बंद करके सो जाइए कहीं। मैंने जैसे तैसे वो रात भी निकाली। सुबह फिर उनका मैसेज आया कि आज भी वो आया नहीं बंदा, आप 12 बजे तक रुको शायद आ जाएगा। 12 बज गए, 2 बज गए, मेरी नींद से हालत खराब। 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। फिर मैं सोचा आज तो ड्यूटी नहीं करूंगा, रात को सोऊंगा। शाम हो गई, शाम को फिर उनकी वही कहानी की सर हमारे आदमी नहीं आए, आज भी आपको करना पड़ेगा। उनका फंडा ये होता था कि एक बंदा आया है उससे 4 दिन लगातार आप काम करवा लो, बिना पैसे उसको वापस दे दो। ओ, तब मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने पैसे मांगे तो बोला पैसे किस चीज के, तुमने तो 5 दिन काम नहीं किया, पैसे मांगने आ गए, कुछ दिन काम करो। तो मैं बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, आदमी मर जाएगा ऐसे तो। सही बात है। तो ये मैंने वहां पर किया, फिर भी सेट नहीं बैठा। इस तरह से बहुत सारे स्ट्रगल किए, बड़ी लंबी कहानी है। जब मैंने देख लिया कि इन कामों में तंत्र, उसी दौरान मैं कपिल शर्मा के शो में भी गया। आप उस शो में जब देखेंगे मेरी हालत तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस समय मैं कितना कष्ट में था, कितनी तकलीफ में था, कितनी अभाव में था, कितनी तंगी में था। पहनने के लिए जो कपड़े थे वो भी ढंग के नहीं थे। जो रेडी पर 100 रुपए में शर्ट मिलते हैं, वो शर्ट 100 रुपए वाले शर्ट 2-3 लेके रखता था कि वो पहन के सफेद कभी रंगीन पहन के जाता था वहां पर। और ये भी मैं बहुत उनका बड़ा योगदान मानता हूं, जो बॉम्बे में है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो क्राइसिस से जूझते हुए आदमी को अच्छे कपड़े मुहैया कराते हैं। सिर्फ 100 रुपया में आप बढ़िया से बढ़िया शर्ट देते हैं। कोई मतलब नहीं कि वो आपको फिट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कम से कम स्क्रीन पर दिख रहे हैं तब साफ सुथरे दिख रहे हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही आप शर्ट लेने जाएंगे कम से कम 300-400 रुपया 500 रुपया लगेंगे, 100 रुपया हम बेचारे देते हैं वो। तो उनको भी, उनका भी रोजी रोटी चलता है, जो लेते हैं वो भी उनको धन्यवाद देते हैं। तो ये एक चीज मैंने बॉम्बे में देखी। उसके बाद जब ये सब करने के बाद भी जब ऐसा लगा कि यहाँ पर तो दाल गलने वाली नहीं है, बॉम्बे बहुत बड़ी है, मेरे जैसे बहुत घूमते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 12 साल के बाद में उसको सफलता मिली। जब मैंने ये कहानी सुनी तब मेरे को लगा मेरे पास 12 साल नहीं है। तो मैं बीच में आपको एक मिनट टोकना चाहूंगी। मतलब मुरारी गया तो था बॉलीवुड में कुछ अपने लिए ढूंढने, लेकिन बॉलीवुड को अपने गांव ही ले आया। जी जी जी। ये बात यहीं से शुरू होती है लगता है ना? यहीं से जी तब जी, बताइए। तब मैंने घर वालों का फोन आया, फिर भी तुम क्या कर रहे हो। मैंने कपिल शर्मा शो में गया था, वहां पर उसी समय गया था। मेरे हाथ में जी। रिबन बना हुआ था, 300 रुपया दिहाड़ी देते थे वो। सुबह 10:30 बजे बुलाते थे, रात को 2:30 बजे छोड़ते थे वो। खाना पीना सब कुछ अंदर था। और जो पूरा स्क्रिप्टेड होता है, मतलब वहां पर स्क्रिप्ट रहेगी कि आपको ये पूछना है, ये सवाल पूछना है, आप अपने अंदाज में कैसे पूछो। आपको सवाल यही बोलना है कि आप दोनों एक दूसरे के पापा की नकल करके मेरे को दिखाइए, और उनको थोड़ी बहुत मिमिक्री भी आनी चाहिए। तो मैं बोला भी मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। मेरे साथ 30 बंदे और थे, मेरे को सेलेक्ट किया गया। तो मैंने वहां पर वो आवाज निकाली। उसी दौरान मैं सुल्तान फिल्म बनी थी, तो सुल्तान फिल्म में भी क्राउड में बैठा था 300 रुपया दिहाड़ी के हिसाब से, जिसमें बोलता रहमान कर दे चढ़ाई। तो वो सारी जो फिल्म थी वो मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही थी। ओके। हम हम जब ऐसे बोलते हैं ना किसी को, मजाक में बोलते हैं बोले सुल्तान फिल्म में काम किया, बोला हाँ किया है ना। वो पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट हमारे इर्द गिर्द ही थी। मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी, मतलब इर्द तेरे गिर्द इर्द घूम गिर्द। मैं बोला हम पीछे बैठे बैठे हम ही बोलते रह सुल्तान कर दे चढ़ाई। अरे वाह, क्या बात है। अपने आप को तसल्ली देते थे। उसी समय हाँ। फ्रीकी भी फिल्म आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की,
तो उसमें भी वो क्राउड में रोल किया था। रणबेरी सीरियल आया था DD1 पर, उसमें 7-8 एपिसोड किए और उसमें अच्छा किरदार मिला। उसमें पहला किरदार तो ये मिला, चौकीदारी करनी है बस, जिसे क्राउड में आते हैं वैसे खड़ा रहना है। एक बार डायरेक्टर बोला कि एक डायलॉग बोलना है, इनमें से कौन बोल देगा, क्योंकि जूनियर आर्टिस्ट को उसी नजर से देखा जाता है, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, इनको खाली खड़ा रहने का रोल दे दो या भीड़ में दे दो, तो कोई डायलॉग बोल पाएगा। मैं बोला आप मेरे को डायलॉग दो, कोई मैं बोल दूंगा। तो बोला ठीक है। जब अंग्रेज आता है, मेरे को बोला गया तो आपको ये डायलॉग बोलना है कि जब वो बोलेगा यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, तो आपको बोलना है नहीं मारेगा सर। वो वापिस बोलेगा क्या नहीं मारेगा, तो आपको बोलना है परिंदा भी पर सर। मैं बोला इतनी सी तो मैं बोल दूंगा। मैंने जैसे ही वो आया, बोला यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। मैं बोला नहीं मारेगा सर, बड़ी बड़ी मूछें लगी हुई थी। बोले क्या नहीं मारेगा, मैं बोला परिंदा भी पर सर। डायरेक्ट उठ के मेरे पास आया सीधा, बोला इस बंदे का प्रोफाइल काटो, इसका क्लोज काटो। हालांकि जूनियर के क्लोज नहीं लिए जाते हैं, मेरा क्लोज काटा गया, क्लोज काटा गया। और रणभेरी में हर सीरियल की शूटिंग पे मेरे को बुलाया, बोला जब भी शूटिंग होती है ना रणभेरी की, तो आप जरूर आओगे। तो उसके बाद, हाँ उसके बाद 6-7 एपिसोड में मेरे को लगातार लिया गया। तो जो प्रोड्यूसर था, दिलीप जी नाम था उसका, वो बोले यार आप ऑडियंस में कभी इसको क्रांतिवीर दिखाते हो, कभी आप इसको पुलिस वाला दिखाते हो, कभी आप इसको गुंडा दिखाते हो, पब्लिक बोलेगी इनके पास में ये एक ही आदमी है क्या, अभी इसको लेना बंद करो। तब मेरे को लेना छोड़ा उन्होंने। ओके। अब सर अभी हमने आपके बारे में जाना बहुत सारी बातें, क्योंकि एसकेडी यूनिवर्सिटी का मकसद भी यही है कि शख्सियत में, उन शख्सियत के बारे में हम जाने कि वो जिन्होंने नाम कमाया है, वो नाम कमाने के पीछे उनकी कितनी मेहनत है। लेकिन अब हम आपको लेकर के चलते हैं वहां जहां से आपकी पहचान है, यानी कि कुछ अब आपकी तरफ से हमारे जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं कुछ नाम अभी देख रही हूँ। नरेश जी हैं, भागराज जी हैं, और दीपक जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, जावेद जी हैं, मोनू जी हैं, मौजू जी हैं, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब कुछ आपकी तरफ से कुछ इनके लिए एक छोटा सा नजराना पेश हो जाए, कुछ आइटम पेश हो जाए कि थोड़ा सा हम भी गुदगुदा लें। हाँ ऐसा है। अभी ज्यादा करके मेरा कोरोना का एक वीडियो आया था, 3-4 वीडियो कोरोना पर आए थे। तो अभी एक नया वीडियो आ रहा है कोरोना में। तो और ज्यादातर लोगों को मेरी जो अदाकारी है उसमें लेडीज का जो रोल है वो ज्यादा पसंद आता है। तो लेडीज जैसे बोलती है, ए कौन है, मुरारी आ गए, जवाई आ गए, आ जाओ लाटी, राजी रो थारे घरे रो बेटा। ये मेरा डायलॉग बहुत पहले आ गया था कि राजी रो थारे घरे रहो, मतलब खुश रहो पर अपने घर में रहो। हाँ जी। हाँ अब ये देखिए यही स्थिति है अभी, अपने घर में रहोगे तभी खुश रहोगे, तभी खुश रहोगे, बिल्कुल सर। और मेरा एक डायलॉग था कि प्रणाम फेंकू माँ, वो प्रणाम फेंकता है, ऐसे आवाज नहीं लगाता है। तो वो भी दिन आगे देखिए, प्रणाम फेंकना पड़ता है, दिन आगे, सही बात है, प्रणाम फेंकना पड़ता है। हाँ जी। तो कुछ कोइंसिडेंट ऐसे होते हैं कि पहले ही आप बोल देते हो और उसके बाद में वो अपने आप ही मतलब सत्यापित हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। तो वो स्थिति आ गई है। तो कोरोना के डायलॉग काफी लोगों को पसंद आए। काका का कुमार जी का एक रोल है मेरा, उसकी आवाज भी लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। जैसे और नाम ना बिगाड़ काका, मेरा नाम करना है, किरेनिया किरेनिया। हाँ बिगाड़ने को ठेको तो तेले रखे है, लोगों की तबीयत बिगाड़ दी, देश की आर्थिक व्यवस्था बिगाड़ दी। तो आपने धंधो है काका, बाड़ू तेरो धंधो। ये काका कुमार सिंह की कोरोना की आवाज थी। और उसके अलावा एक किरदार और है टिल्डिया, उसका भी आवाज बड़ी लोगों को पसंद आती है। जीजा जी, ये भी बच्चों को और काफी लोगों को बड़ी अच्छी आवाज पसंद आती है। तो एडवांटेज मेरा यही है कि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट भी रहा हूँ और काफी आवाजें वगैरह निकालता था, इसलिए इनमें भी लोगों को काफी आनंद आया। तो अगले अभी 5 से 10 मिनट का समय मैं आप ही को देना चाहूंगी कि आप अपने ये जो हंसाने की कला है, आपकी कुछ कविता पाठ या जो भी आप चाहें हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए।
दर्शक व्यूअर्स तो मैं प्राय अब ऐसे ही लाइव आते रहता हूँ, तो इनको बोर करते रहता हूँ मैं। बिल्कुल कभी सर। कभी बांसुरी बजाता हूँ, तो कभी जोक्स सुनाता हूँ, तो कभी आवाजें निकालता हूँ। तो मैं उनसे कोरोना पर विशेष ये कहना चाहूंगा जी कि सर। वो बागड़ी भाषा में बात करूंगा अभी कुछ देर में। तो भाई लोगों, बात यह है कि देखो, वो कोरोना काल है, वो संकटो काल है, और इनमें विशेष सावधानी आई रखनी है कि घरे रहना है, बाहर को निकलना नहीं। बाहर निकलता पान वो कोरोना बैठो है, गर्दन पकड़ लो, सीधो उठिया, सीधो गले में आवे लो। नहीं बोले घरे रहा, घरे थारे इंटरटेनमेंट की कमी कोनी आन दी नहीं। आज भी एक वीडियो घाल रहे हूँ कोरोना के ऊपर में, यह कोरोना की बेटी और आ गई अब लो, कोरोना की छोटी बेटी और आई है अभी। अच्छा। बड़ी बड़ी क्यूट सी है वो। ओहो, क्या बात मतलब है, बहुत मतलब ही, कुछ नया। आप देखेंगे ना, आपको उस कोरोना से प्रेम हो जाएगा, इतनी अच्छी वो, इतनी प्यारी बच्ची है। तो ये कोरोना वो बंचनो है, तो घरे रहा, बारह में माँ बेटी तैयार बैठे हैं। और अगर बाहर जाओ तो बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतनो है, मास्क लगा के, और 1.5 या 3 मीटर की दूरी राख के ही हर आदमी ने बाहर निकलना, यही सोचा कि कोरोना है, भी ट्रीट कराया, भी तो दूर रहे बस। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, सामने वाले को दुश्मन समझ के जाना है, पबजी में जाते हैं वैसे। मतलब पहले से दुश्मन जो है सरहद पे हुआ करते थे, आजकल तो हर इंसान को दुश्मन की नजर से देखो मगर इंसानियत रखो। बस ये समझ लो कि आप कोरोना पबजी खेल रहे हो बाहर निकलते ही। क्या बात है सर, आपने तो बच्चों के मन की बात कह दी। हाँ, तो कोरोना पबजी में अगर आपको चिकन डिनर करना है, तो 1.5 मीटर की दूरी बना के रखनी है, मास्क रखना है, और सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ में रखना है। बिल्कुल सर, आपका फिल्मी करियर कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, फिल्मी कैरियर, तो ये मैंने इसके अलावा भी और बहुत सी बातें हैं जो इतनी कम समय में नहीं हो पाएंगी। कार्यक्रम और भी बहुत से किए हैं, रेडियो जॉकी भी रह चुका हूँ सिलीगुड़ी के अंदर में। और वो रेडियो जॉकी रहने के पीछे भी मतलब काफी जोल जाल कमाल था। मैंने बिल्कुल सर, फोन आप उठाया, फोन उठाया। एंकरिंग भी की है आपने शोज की। बिल्कुल, जी। एंकरिंग किया, स्टेज प्रोग्राम्स किए हैं। और जी। हालांकि हालांकि बोलते ना, बर्तन छोटा है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डाल दिया गया है, कूट जी। कूट के। बिल्कुल। पढ़ाई इतनी है नहीं, एजुकेशन है नहीं कुछ भी, जानकारी इतनी कुछ थी नहीं, लेकिन जो कुछ था एक्सपीरियंस से किया हुआ, और अपने आप सीखी हुई चीजें ज्यादा है। तो जब फोन आया मेरे पास, मैंने फोन किया रेडियो सेंटर में, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाली। तो उन्होंने बोला, अरे आप तो बड़ी अच्छी आवाज निकालते हैं, आप हमारे स्टूडियो पे आए। स्टूडियो पे गया, उन्होंने अपने सीईओ से मिलाया। तो बोला, सीईओ बोला, बोला यार आप तो अच्छी आवाज निकालते हो, हमारे स्टूडियो पे एक मिमिक्री आर्टिस्ट चाहिए, आप आओगे? उस समय ये मतलब भगवान का शुक्र है कि मुझे वो नौकरी मिली। मेरी हालत इतनी खराब थी कि सुबह खा लिया तो शाम को खाने का पता नहीं था। जब वो नौकरी मिली मुझे, मतलब बहुत ज्यादा भावुक हो गया, मैं घर आकर रोने लग गया। और फिर मैंने वहां पर 15 दिन की ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करने के बाद टिक्की भेज दिया गया मुझे। वहां पर मैं साथ में अकाउंट्स और साथ में 2 शो करता था, एक संडे का और एक सैटरडे का। एक लाफ्टर अनलिमिटेड के नाम से, दूसरा मिस्टी महफिल के नाम से। दोनों ही शो एक दूसरे के अपोजिट। एक शो जिसमें मैं हंसी मजाक की बात करता हूँ, दूसरा जी। शो जिसमें लिविंग लाइफ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एज ए लव गुरु समझ लीजिए, उस टाइप का एक शो, जिसमें लोग अपनी समस्या बताते हैं। मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पति हैं वो दारू पी के आते हैं, बच्चों को पीटते हैं, बच्चे फोन करते हैं, मेरे पिताजी हैं जो हमको आके पीटते हैं, हम क्या करें, आप उपाय बताइए। इस तरह के फोन कॉल आते हैं। तो दोनों शो एक दूसरे के अपोजिट। तो ये काम मिला। फिर उसके बाद में टीवी में एक दो जगह लाइव प्रोग्राम, दीपावली वगैरह के कोई, आसाम में DY 365 में ये रियलिटी शो था, कॉमेडी का ही था, कॉमेडी किंग के नाम से। उसमें जी। सारे अब आसाम के बंदे थे, सारे आसामीज लोग थे। सिर्फ राजस्थान का हिंदी भाषी मैं एक ही था जो सेमीफाइनल तक गया। क्या बात है सर। आ, तो उसके बाद फिल्मों का दौर शुरू हुआ। राजस्थान में आने के बाद में मैंने फिल्म बनाई, मेरो बदलो फिल्म बनाई। मेरो बदलो के बाद में ओम साहू द्वारा निर्मित मोसर फिल्म बनाई, जो काफी बहुत ही
सुंदर फिल्म है, बहुत ही अच्छी सामाजिक संदेश देती फिल्म है, जिसमें हो सकता है विनय में थोड़ी एक दो कलाकारों के पात्रों की गड़बड़ हो, लेकिन फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है। आप मौसम लगा कर रखिए, मैंने आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी एक फिल्म बनाई है मैंने, रणभूमि, जो फुल्ली कॉमेडी फिल्म है और उसमें संदेश भी है। तो फिल्मों का करियर ये है। 3 फिल्में तो राजस्थानी हैं और 2 वो बॉलीवुड की फिल्में हैं जिनमें मेरा जी। है। साथियों, इसी बीच मैं आपको सूचना देना चाहूंगी कि मुरारी जी हमारे साथ 11 बजे तक हैं, और 11 बजे यानी कि ज्ञान विज्ञान का सेशन हमारा शुरू होगा, जिसमें हमारे साथ क्यूरेटर सुरेश कुमार जी गुवाहाटी से जुड़ेंगे, और हम आपके बहुत सारे साइंस से जुड़े करियर काउंसलिंग के बारे में उसमें चर्चा करेंगे। तो आप सब कहीं ना जाएं, हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और फिर से हम आगे बढ़ते हैं मुरारी जी की तरफ। तो कहीं ना कहीं एसकेडी यूनिवर्सिटी ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है, मुरारी जी से एक बात तो जरूर हमें सीखने को मिलती है आप सभी के बीच में, कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हमारे अंदर जुनून है और कुछ करने का जज्बा है तो हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अभी तक हम सुनते आ रहे हैं मुरारी जी को, स्टार्टिंग से लेकर अब तक उन्होंने इतनी सारी बातें बताई कि उन्होंने किस किस तरह की कठिन परिस्थितियों से निकल कर अपना नाम, और अपने साथ साथ राजस्थान का नाम, मानकर रावत सर, गोगा सर का नाम रोशन किया है। सर, गर्व है आप पर। आपने इतनी मुश्किलों के बाद भी जो ये राजस्थान को आप पे गर्व होने का अवसर दिया है, हृदय से आभारी हैं सर। अब अभी आप जी एक सवाल आया है यहाँ पर, नितिन सुथार ने पूछा है कि जी सर, गांव वालों का आपकी कामयाबी में कैसा सहयोग रहा? आपने गोगा सर का नाम पूरे देश में बहुत चमकाया। आपका पहला वीडियो यूट्यूब पर आने के बाद आपके मन में क्या चल रहा था? ये सवाल कोई नितिन सुथार जी है, उन्होंने पूछा है। जी तो नितिन जी, ऐसा है, जब मैं वीडियो बनाता था, जी तो गांव वाले तो पहले ही मेरे पक्ष में थे। बहुत से लोग जो थे मेरा सपोर्ट करते थे, कुछ एक लोगों को छोड़ के। देखिए, जलने वाले तो हर जगह होते हैं, हर तबके में होते हैं, हर जमात में होते हैं, हर देश में होते हैं। बिल्कुल और सर। कई लोग जो थे वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। वो ये बोलते थे कि ये बंदा एक दिन बनेगा, लेकिन कब बनेगा पता नहीं, बनेगा। और कुछ लोग ऐसा बोलते थे, क्या बनेगा, फालतू घूम रहा है, ये वीडियो वीडियो बना, नौकरी नहीं कर सकता कहीं, मैं घर की हालत ये है, कहीं नौकरी नहीं कर सकता। तो मेरा जो पहला वीडियो था, नितिन जी ने दूसरा प्रश्न पूछा कि आपका पहला वीडियो यूट्यूब पर चढ़ा। मेरा जो पहला वीडियो यूट्यूब पर चढ़ा था वो बहुत पहले चढ़ा था। एक मैंने हॉरर शो बनाया था, वन मैन शो था उसमें। मैंने ही लैपटॉप पकड़ा, मैंने ही बनाया, मैं ही भूत बना, मैं ही उसमें मरने वाला बना, म्यूजिक मैंने दिया, कैमरा मैंने पकड़ा, मतलब जिसके अंदर जो कुछ भी आप देखेंगे वो सब मैंने किया। वो वीडियो डालने के बाद में उसकी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसको मैं अपना पहला वीडियो नहीं मानता। मेरा पहला वीडियो जो अच्छा वीडियो था वो था गांव बाढ़ सीखे, शुद्ध आदमी नाम से वीडियो डाला था मैंने, जी जिसमें कंबल जल जाती है और वो कंबल बुझा के बैठ जाता है। तो बंदा पूछता है, ये बड़ा सीधा आदमी है, इसकी कंबल जल गई फिर भी ये कुछ नहीं बोला। तो उसको नहीं बोलता है, बोला। भाई साहब कौन सा गांव है आपका? तो बोलता है, क्यों गांव जला हुआ है क्या? ये वीडियो जो है, ये वीडियो व्हाट्सएप से इतना चला कि राजस्थान का कोई बंदा नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा। ये सिर्फ व्हाट्सएप से चला, यूट्यूब से नहीं चला। मैंने व्हाट्सएप से इस वीडियो को वायरल किया। उसमें अपने नंबर दिए मैंने, जी उन नंबरों पे फोन आने लगे, इतने फोन आए कि मुझे वो सिम बंद करनी पड़ी। और उसमें अच्छा भी लगता था, जहां पर लोग बैठ रहते थे, फोन आता था, मैं स्पीकर ऑन करके बोलता था, देखो गंगानगर से फोन आया है, अच्छा। उन्होंने मेरा स्क्रीन देखा है, ये देखो, ये बोल रहे बहुत बढ़िया बनाया है। मतलब जब बिल्कुल। भी फोन आता मैं लोगों के सामने जाके स्पीकर ऑन करके सुनता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। और अभी भी अच्छा लगता है। अभी भी जब मैं लाइव आ रहा हूँ, लोग बैठे इतने मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो भी मुझे अच्छा लगता है कि आखिर मेरी कोशिश और मेरी आज तक की जो कमाई थी, वो आज आज वो कमाई होने लगे। इतने दिनों की साधना जो है, आज कमाई के रूप में आप सब हो। मेरी कमाई आप ही हो, जो आप लोग मुझे देख रहे हो, जो आप लोग मुझे प्यार करते हो। और आज अगर मैं शख्सियत में आया हूँ, और चाहे मैं कहीं भी जाऊंगा, तो आप लोगों की बदौलत ही जाऊंगा कि आपने मेरी कला को समझा, मुझे सराहा। तो अभी भी अच्छा लगता है, जब बाहर जाता हूँ लोग फोटो खिंचाते हैं, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी लगता है अगर नहीं यार क्या, अभी भी अच्छा लगता है। जब कोई फोटो नहीं खिंचाता तो मन में होता है, आज तो कोई आया ही नहीं फोटो खिंचाने वाला, तो आज तो यार नहीं है। खिंचा। ये होता बट
अच्छी बात सर ये है कि आपके आसपास कोई आए या ना आए यूट्यूब पे और आपके सोशल मीडिया पे लोग हमेशा आपके आसपास रहते हैं। सर अब एक बहुत ही अहम और बहुत ही खास सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का ध्येय भी ये है कि ज्ञानम परमम ध्येयम, यानी कि ज्ञान का विस्तार होता रहे और यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो जो बच्चे या जो लोग इस हास्य कला में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपनी आजीविका में आजमाना चाहते हैं, इसे अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई रास्ता दिखाएं और कोई सुझाव दें। देखिए, इस कला के अंदर अगर आप पारंगत होना चाहते हैं या इस कला को जरिया बनाना चाहते हैं रोजी रोटी का, तो उसमें कई बातें हैं। पहला तो ये कि आपको लगता है कि आपके अंदर कला है, लेकिन जब लोगों को लगता है कि नहीं भाई, ये कला नहीं कह सकते इसको, तो पहले तो आप इतने परिपक्व हो जाइए इस कला के अंदर कि आप जब दूसरे किसी को सुनाएं, दूसरे किसी आगे परफॉर्म करें, तो वो बोले वास्तव में यार ये चीज बंदे के अंदर है। क्योंकि पहले जब मैं जोक्स बोलता था, लोगों को सुनाता था, लोग बोलते थे यार बड़ा गजब, बोलने को तो बोले हम लोग बोल सकते, लेकिन तुम जो बोलते हो ना अलग ही चीज है यार। तब मेरे को ऐसा लगता था ये लोग चढ़ा रहे हैं, मैंने माना नहीं, फिर भी लोग बोलते थे एक बार टीवी में जाओ तुम, तो अच्छा। जाओ, जाके खाली वहां पर कुछ बोल दो, अपने आप तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। तभी मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, ये ऐसे बोल रहे हैं, मेरे अंदर वो चीज नहीं है। तो पहले तो कई बार लोग क्या करते हैं, बोले मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, और जब एक्टिंग कराने जाओ तो टाइम टाइम फीस है। मैं बहुत अच्छा कॉमेडियन हूँ, और जब कुछ करो तो वो टाइम टाइम फीस है। तो ये नहीं होना चाहिए। पहले आप ये पता करो कि आपके अंदर वो क्वालिटी क्या है। अगर वो नहीं है तो पहले उसको बनाओ। अगर वो बन गई, अगर मान लीजिए अगरबत्ती है, अगरबत्ती के अंदर खुशबू है, तो जलाने के साथ ही खुशबू से लोग को बता देंगे ये अगरबत्ती सुगंधित है। तो वो कला की सुगंध आपके अंदर होनी चाहिए। वो होने के बाद में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, और आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, सबसे बड़ा तो ये, उसमें ग्रुप बनाइए। मेरे पास पहले 80 ग्रुप थे। 80 ग्रुप में मैं वो वीडियो को वायरल किया मैंने अपना, कार्तिक गोल्टी गांव बाढ़ के, आप शाहरुख खान ने गया थप्पड़ मारे दिल्ली पूजो, ये वीडियो मैंने सारे व्हाट्सएप ग्रुपों से वायरल किए। तब लोगों ने ढूंढना शुरू किया यूट्यूब में मुरारीलाल पारिक के नाम से। तब लोगों को पता चला कि इनका यूट्यूब चैनल है। तो साधन बहुत हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, आपके पास वो टैलेंट होना, उसको आप निखारिए। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, वहां पर एक्टिंग कीजिए, वहां बोलिए, घर में जोक्स बोलिए, घर वालों को हंसाइए। तो किसी को भी आप हंसाइए, जब आप रिस्पॉन्स देख लेते हैं कि हाँ भाई लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब आप सही है। हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करने जाते हैं, कहीं पर दर्शक बैठे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने कोई जोक्स बोले, लोग बहुत जोर से मैं हम समझ गए कि हाँ प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। मैंने जोक्स बोले, लोग बाग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मतलब ये होता है कि अब इसको यही बंद कर देना चाहिए। तो यही चीज है, अगर आपके अंदर ये टैलेंट है तो अपने आप उसकी खुशबू से लोग खींचे चले आएंगे। और अगर इसमें नहीं है तो इसमें खराब ना होकर अपना काम करें। कहने का मतलब ये है, और किसी चीज में रुचि रखें। तो बहुत सारी बातें हैं जो खुद भी डिसाइड करनी पड़ती हैं, खुद को भी सोचना पड़ता है। और मैं जब ये कहता था, लोग ये कहते थे कि बंदे में टैलेंट तो है, लेकिन इसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। हमारे गांव का ही एक बंदा था जिसका नाम रतनलाल आत्रे है। ऐसे ऐसे ही बैठे थे गांव में, मैं मतलब निठल्ला ही था, पूरे दिन कॉमेडी करना, चुटकुले करना, यही करता था। तो वो रतनलाल आत्रे के मन में क्या आया, उसको बाजी बाजी बोलता हूं मैं, तो वो बोला मुरारी एक दिन ऐसा आएगा कि गोगासर गांव को मुरारी लाल पारिक के नाम से जानेंगे। ऐसे ये यूं ही बोल दिया उसने, और देखिए उसकी जुबान ऐसी लगी कि आज वही हो रहा है। मतलब गोगासर का नाम आते, मुरारी का नाम आता है, गोगासर का नाम आता है। मुरारी कहाँ का, बोले गोगासर का। और लोग तो यहां तक कि जयपुर से लेके गंगानगर तक जाते हैं। तो मैं सरदार से रहता हूँ, प्राय लोगों को वहां मिल नहीं पाता हूँ। तो वो क्या करते हैं, गोगासर के बोर्ड के पास फोटो खिंचवाते हैं और लिखते हैं कि आज हम गोगासर के अंदर से गुजरे, मुरारी के गांव से गुजरे।
कई बड़े ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर भी ऑफिसर्स जो है, बोले आप कहाँ से? मैं बोला गोगा सर से। बोले क्या नाम है आपका? बोला मुरारी। अरे आप मुरारी जी हो? या फिर भी बोलता हूँ मुरारी जी, मुरारी, पूरे मुरारी गोगा सर वाला। तो मतलब ये एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, गोगा सर और मुरारी। और अभी सरदार शहर रह रहा हूँ तो वैसे सरदार शहर का भी काफी चर्चा में आ रहा है नाम। तो यही बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो एसकेडी यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आज मौका दिया। और ये जो आपने कार्यक्रम चला के रखा है शख्सियत, सच से ये एक अच्छा कार्यक्रम है। इससे लोगों को, मेरे अलावा जो अच्छे टैलेंट हैं, मैं तो अपने आप को ऐसा नहीं समझता कि बहुत अच्छी कोई शख्सियत हूँ। ये जो लोगों का प्यार है, लोगों का चाहता हूँ। तो अच्छे जो टैलेंटेड बंदे हैं वो भी आते हैं, उनसे भी रूबरू होने का मौका मिलता है। लगता है संबंध आपसे विच्छेद हो गया क्या? तो मैंने अपने पेज पर भी इसे शेयर करके रखा है वैसे। आतिफ चौधरी कितना, ये तो दूसरा है। ये मेरे पेज पर तो अभी कमेंट जो है मैं देख लेता हूँ। बोलनगत को डायलॉग, बोलनगत मेरा एक एपिसोड आया था, उसमें क्या होता है, बंदे की बोलने की जो स्टाइल है वही ऐसी है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? गुस्सा नहीं कर रहा हूं यार, मेरी बोलने की स्टाइल यही है। राम राम, घर में सब ठीक है ना? तो ये बोलनगत का ये पहला पार्ट था। और जो अगला पार्ट आया बोलनगत का, नमस्कार, कैसे आप लोग ठीक है ना? तो ये जो एक्सप्रेशन अलग होते हैं और बोलना कुछ अलग, जैसे वही बात बोले तुम किसके साथ हो, मैं तो इसके साथ हूँ, तुम्हारा घर किधर, मेरा घर इधर है। तो वो इशारे और अ, भाव ना मिलना, तो बोलनगत में वही दिखाया था। मुरारी जी, मुझे आपके सारे वीडियो अच्छे लगते हैं। असलम संगल, संजय स्वामी, डिफेंस, डॉक्टर कोविंद सर, डल्लूराम कुमावत, राम राम शाह, कंचन वर्मा, धन्यवाद जी, एमडी इलियास। तो कमेंट देख रहा हूं मैं। महावीर जी बोरा, श्याम सुंदर पांड्या एंड सरोज संदीप बुलानी आर वाचिंग विथ यू, थैंक यू। संदीप जी, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, और विश्वास है तो आप कामयाब जरूर होंगे। अजय पाल जी सिंह, आपने बहुत ही अच्छी लाइनें कहीं से चुरा के लिखी हैं। जहां से भी लिखी हैं लाइनें अच्छी हैं, इनको जीवन में उतारना जरूरी है। लाइनें तो अच्छी हैं, लेकिन एक लाइन भी हम उतार लें तो ज्यादातर तो क्या है, क्या लोग ज्ञान घणो ही देते हैं पर विज्ञान को एक अंश मात्र ही आपके जीवन में उतारे को नहीं। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय की जो सीमा है वह पूरी हो गई है। मेरे कंप्यूटर पर जो टाइम आवे है वो टाइम तो वो जो 22:23 हुई है। टावरा ने पूछना क्या टाइम हुआ टावरो? 53 7 मिनट और है मुझे। तो लोग, मेन बात है कि बताऊं कि जठे प्रोग्राम हुए या कोई भी स्टेज प्रोग्राम हुए, जठे बहुत सारे लोग चाहे कि एंकरिंग करा बोला, तो जठे एंकरिंग करने जाओ, बोलने जाओ, जहां एंकरिंग करने जाते हो, बोलने जाते हो, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम भी ऐसे स्टेज प्रोग्राम करें। उस समय आप एकदम नॉर्मल भाषा, नॉर्मल रहो, नॉर्मल भाषा का प्रयोग करो, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, नॉर्मल बातचीत करो। ऐसे नहीं कि अभी स्टेज पर जाना है, क्या बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा, पहले पहले ये बोलूंगा, नमस्कार दोस्तों, आपके सामने मैं दीपक श्रीवास्तव, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं इस हिसाब से बोलूंगा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव और आप, नहीं ये सब आप चौंचले छोड़ दो। आप एकदम नॉर्मल जाओ और नॉर्मल ये बोलो, नमस्कार दोस्तों, तो आज हम कार्यक्रम करने वाले हैं और हमारे साथ में आज फलाना जी है और फलाने प्रोग्राम पर हम आज आप बातचीत करेंगे। तो ये आप नॉर्मलिटी रखोगे तो आपको कहीं भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, आप आराम से वो कार्यक्रम कर सकते हो।
और आप इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हो, तो वो स्टेज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या है, उसके बाद में ये चीजें अपने आप आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूँ, आप सभी का इस्तकबाल खुशामदीद करता हूँ। वो चीजें अपने आप फिर जुड़ते जाती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर आप सीखना चाहें तो सीखने के लिए कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो आप वहां पर सीख सकते हो। स्कूल यूनिवर्सिटी में आपको और बेहतर सिखाने के लिए वो आपको मार्गदर्शन करते हैं, चलना आपको है। तो एसकेडी यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये शख्सियत कार्यक्रम चलाया। और अभी कुछ दिनों बाद में जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो हिसार में एक प्रोग्राम होता है जिसमें वो हर साल एक ऐसे बंदे को सम्मानित करते हैं जो अपनी भाषा के लिए काम कर रहा हो या जिसने अलग हटकर मकाम बनाया हुआ। तो उसमें भी मुझे आमंत्रित किया गया है, तो वहां भी जाएंगे और वहां का भी आपको समाचार देंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से लगता है उनसे संबंध विच्छेद हो गया और कॉल आ गया बता आप क्या मेरे को तो बांगो कनेक्शन मन लगे कट गयो, कोई नहीं। चलो थारा एक दो नाम पढ़ लिया। सोनू मिश्रा की पीट मुरारी भाई आपको, प्रेम सुतार जी नमस्कार, पारिक जी एसकेडी परिवार में आपका हार्दिक धन्यवाद। बीज मोहन सोनी राम राम हो भाई जी, राम राम। ज्योति इंसान वंडरफुल, थैंक यू। दिनु सरस्वा सर एक कॉमेडी, और आज कॉमेडी आ रही है, जिंगी तैयारी करनी है, कोरोना की कॉमेडी आ रही है, ठीक है। गुड मॉर्निंग कोविड सर, कोविड-19 सर, ये जावेद अख्तर जी की लाइन है। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत सुंदर लाइन थी अजय अजय सिंह जी। राम राम साहब, सुभाष जी जोया, जसवंत सिंह, मीनू झोरड़, विनोद गहलोत, प्रेम सुतार, अमरजीत सिंह, नेमीचंद कटारिया, मनोहर लाल, ओम खटोर, जसवंत मोटासरा, देशभक्त जाट, नितिन सुतार, देवकरण जाखड़, विनोद निक्कू, विकास सारण, सौरभ डावला, कुमार कोविड, विजय कटारिया, कंचन वर्मा, कुमार कोविड। अच्छा, अब एक कोरोना जो बीमारी आई है तो कहेंगे जहाँ बच्चा उसी का नाम भी इसे रखे ला शायद कोरोना, कोरोना है छोटा सा है। अरे कोरोनिया कितना प्यारे है, देखते हैं एकदम एक कोरोनिया से लाके आंखें देख तू कोरोनिया है, आजा कोरोनिया जिमला आजा। तो इन पर नामकरण भी उसी कही कहो जी साल कोरोना हो नहीं 20 साल को जमेड़ो है। वो कोरोना मतलब आपने जिंदगी के हमारी इतिहास के हमारी एक ईशो पन्नो दर्ज गयो जगह गवाह आपा हाँ, अपना नाम को नेवाला इतिहास के हमारी फलाण संजिया, लेकिन आप अभी गवाह हाँ के ओ कोरोना काल जदायो जब मैं आपा दादा परदादा बन जाना पोता ने बता से बेटा ऐसी बीमारी आई बेटा बारे ने बदला सारो दिन 2-3 महीना कहीं घरे पड़ा रहा, गीता आदमी तो चलता रहा। अब कोरोना आयो बेटा बहुत खोटो आयो। तो ए कहानियां बता लोगों ने सारो दिन घरे बैठा बैठा क्या काट को करता, कुणी आवे तो कुणी जावे तो ए कहानियां आप आपने पोती पोता ने बता कोरोना को वीडियो बार थोड़ी देर में मुरारी कॉकटेल पर आ रहे है कोरोना के बेटी और की। ठीक है साहब, धन्यवाद जयराम जी की। और एक बार रोजू एसकेडी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मन आमंत्रित करियो और ये कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दियो। मधु गहलोत, राठी, बी आर जायल, पूजा वाट्स, विरांत कौशिक, विक्रांत कौशिक, रिफ्लाइंग टू किरण, कुमार विनोद, विकास सारण, दाप्या को नहीं लगे रो दाप से तो देखो विकास जी रोटी खाया
जे बाता हूँ धापो तो मैं बाता तो घड़ी है वो जो आटो कम लगे तो दाव से तो रोटी खाए। केवल शर्मा यूट्यूब पर आने का ख्याल कैसे और कब आया? यूट्यूब पर आने का ख्याल मुझे उस समय आया जब मैं स्ट्रगल करते करते वहां पर थक गया, और स्ट्रगल करने की इंतहा ये थी कि मैं मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तरीके से बहुत ज्यादा हरेसमेंट हुआ। मैं रहता था नाला सोपारा, जहां पर नाला सोपारा नायगांव, नायगांव जहां पर एक धर्मशाला थी, बिश्नोई धर्मशाला थी, जाम्बोजी महाराज का मंदिर था, वहां पर रहता था। वहां से मैं जाता था अंधेरी। इतनी ज्यादा भीड़ कि मैं पिस जाता था। चढ़ने से पहले मेंटली ये होता था कि मैं चढ़ूं या ना चढ़ूं, आज ऑडिशन देने जाऊं या ना जाऊं, अगर चला गया तो ये टेंशन कि वापस कैसे जाऊं। इतनी ज्यादा गर्दी, और मन के अंदर ये भी कि घर में ये हालत ये हो रही है और मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। ये होते होते क्या हुआ, एक रात ऐसा हुआ कि मैं सोया था, सोए सोए बिछोना में कब पेशाब निकल गए बिछोना में, मुझे खुद पता नहीं चला। तो मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मुझे ये लगने लगा कि अगर मैं ज्यादा दिन रहा तो यहाँ पर पागल हो जाऊंगा। लेकिन मैं इस कला को छोड़ना भी नहीं चाहता था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने ही वीडियो बनाऊंगा, जो जिसके लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ वैसे वीडियो अपने आप ही बनाऊंगा, अपने गांव में बनाऊंगा और यूट्यूब पर डालूंगा। वहां से मुझे यूट्यूब का ख्याल आया। हालांकि यूट्यूब का चैनल मेरा बहुत पहले से 2010 से ऐसे मैंने बना कर लिया था। अनवरत रूप से मैंने जून 2016 से डालना शुरू किया। तो यही मेरे यूट्यूब की कहानी है। और कुछ कोई भाई जानना चाहता हो? राम राम, मनोज कुमार शर्मा टिल्डिया। गोलीबाज तकड़ा हो, विक्रांत कौशिक। एक राम गोलीबाज तो बनना पड़ेगा। वेंचर नरेश शर्मा, वीरेंद्र शानदार ने किया आपने। रमेश शर्मा, आज टेक्निकल और नेटवर्क इश्यू की। मुरारी, कोई बात को नहीं, मुरारी तो एकला है बैठे वहां, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेशन में वैज्ञानिक सुरेश जी से आप रूबरू होंगे, जो कि आपको शख्सियत में मिलाएंगे। अभी टेक्निकल कुछ इश्यू हो गया है, उसके कारण से जो सामने हमारे एंकर थी वो अरबिया मेरे सामने बैठ नहीं जल्दी से, तेज ही तो है चेहरे को कि बैठी जाए को नहीं। तो ये तेज प्रभावित हो गए, टेक्निकल भी फेल हो गयो और एंकर भी जानती रही केठा तो तेज है, केठा ज्यादा गूं खिला दी क्या कारण को नहीं। तो अगले सेशन में आपसे वैज्ञानिक सुरेश जी रूबरू होंगे, और टेक्निकल टीम जो है अपने कार्यकाल में लगी हुई है। धन्यवाद सकड़ा को बहुत बहुत, और ये प्यार बनाए रखा और यहाँ सागे जुड़े रहा। वीडियो अभी पर कमेंट कराया करो, शेयर कराया करो, लाइक कराया करो, और एसकेडी यूनिवर्सिटी के सागे जुड़े रहा। अब थोड़ी देर में वैज्ञानिक सुरेश जी आपसे रूबरू उसी। एक बार पुनः धन्यवाद, और एसकेडी यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद, जका मैंने ये लायक समझो और बुलायो।